पहला प्रश्न है, आरटीई 2009 की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा न ही विद्यालय से बाहर किया जाएगा। मतलब आरटीई 2009 की किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भाई किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। रोकने का मतलब यहाँ पे फेल होगा, है ना, फेल नहीं किया जाएगा और न ही उसे विद्यालय से बाहर किया जाएगा। तो वो धारा कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धारा 6, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 17 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी धारा 16। धारा 16 में ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, युयुत्सा है। देखो युयुत्सा क्या है? ऑप्शन ए अभिप्रेरक, ऑप्शन बी उद्दीपक, ऑप्शन सी समस्या, ऑप्शन डी इच्छा और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो युयुत्सा क्या होनी चाहिए? युयुत्सा एक अभिप्रेरक है। क्या है? युयुत्सा क्या है? एक अभिप्रेरक है जिससे व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब आप यूं भी कह सकते हैं युयुत्सा क्या है? एक संवेग है। क्या है? एक संवेग है जिसके कारण क्रोध नामक जो मूल प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 0 से 25 बुद्धि लब्धि आईक्यू को कहते हैं। मतलब ऐसे बालक जिनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 0 से 25 होती है, तो ऐसे बालकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मूर्ख बालक, ऑप्शन बी में है जड़ बालक, ऑप्शन सी है पिछड़ा बालक, ऑप्शन डी में है मंद बुद्धि बालक और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो 0 से 25 जिनकी आईक्यू होती है तो उनको अपन क्या बोलते हैं? जड़ बालक। क्या बोलते हैं उनको? जड़ बालक। क्रम क्या चलता है? जड़, मूढ़, मूर्ख, है ना, फिर मंद बुद्धि, इस प्रकार से ये क्रम चलता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल माना गया है। मतलब सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो सीखने का जो आदर्श काल है वो माना गया शैशवावस्था को। किसको? शैशवावस्था को। और वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। किसने? वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसको कहा है? शैशवावस्था को। किसको? शैशवावस्था को। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, बालक की भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान है। मतलब भाषा विकास का जो क्रम चलता है ना, तो उसमें अंतिम क्रम कौन सा होता है या भाषा विकास के चरणों में अंतिम चरण कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि पहचानना, ऑप्शन बी ध्वनि उच्चारण, ऑप्शन सी शब्द उच्चारण, ऑप्शन डी भाषा विकास की पूर्वावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो बालक सबसे पहले ध्वनि को पहचानना स्टार्ट करता है ना। सबसे पहले बालक है ना, वो माँ की जो ध्वनि है उनको पहचानने लग जाता है ना, माँ को पहचान लेता है कहने का मतलब। और फिर ध्वनि का उच्चारण करना सीखता है, फिर शब्दों का उच्चारण सीखना करता है ना, फिर भाषा विकास की पूर्वावस्था है वो आती है। तो इसलिए ये अंतिम चरण होगा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, भाषा विकास की पूर्वावस्था। अगला प्रश्न है, गेस्टोल्ट का अर्थ है। मतलब गेस्टोल्ट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पूर्णाकार, ऑप्शन बी में है संज्ञान, ऑप्शन सी में है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन डी में है अनुबंधन और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो गेस्टोल्टवादी वैज्ञानिकों के बारे में आप जानते ही हो, है ना। वर्दीमर है, कोहलर है, कॉफका है, कुर्ट लेविन है, जिनको गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये जो गेस्टोल्टवाद जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि। क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मतलब एक बहिर्मुखी विद्यार्थी जो होता है वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस आधार पर भिन्न होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, ऑप्शन बी है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, ऑप्शन सी अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, ऑप्शन डी बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो एक बहिर्मुखी जो विद्यार्थी होता है उसकी जो मुख्य विशेषता होगी इनमें से, तो वो हो जाएगी
मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जबकि अंतर्मुखी जो बालक होता है या विद्यार्थी होता है वो किसी भी समस्या को लेकर मन ही मन परेशान होता है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब अभिवृद्धि और विकास के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत कथन है? ऑप्शन ए है, अभिवृद्धि निश्चित आयु तक जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। बिल्कुल ये तो सही है ना। वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद में रुक जाती है, जबकि विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ऑप्शन बी है, अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है जबकि विकास व्यापक अवधारणा। बिल्कुल, अभिवृद्धि है वो विकास का ही क्या होती है? एक हिस्सा होती है, जबकि विकास व्यापक होता है ना। विकास में सभी दिशाएं शामिल होती हैं, साथ ही साथ सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। आगे देखो, वृद्धि दिखाई नहीं देती है जबकि विकास दिखाई देता है। नहीं, ये नहीं होगा। वृद्धि दिखाई देती है जबकि विकास दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना। और ऑप्शन डी में है, अभिवृद्धि विकास का हिस्सा होती है जबकि विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। बिल्कुल सही बात है, अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है ना। जबकि जो विकास होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है और चहुमुखी होता है। चहुमुखी का मतलब है कि सभी प्रकार का विकास है वो होता है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, भावनात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है ना। बौद्धिक विकास मानसिक विकास हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उप अवस्था गर्भावस्था की नहीं है? मतलब यहाँ पे उप अवस्थाएं दे रखी है, इनमें से कौन सी एक उप अवस्था गर्भावस्था की उप अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए है बीजावस्था, ऑप्शन बी है भ्रूणावस्था, ऑप्शन सी गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ऑप्शन डी सुप्तावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये तीन उप अवस्थाएं होती है गर्भावस्था की। ठीक है, जबकि सुप्तावस्था ये गर्भावस्था की कोई ऐसी अवस्था नहीं होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई है, तो कब से हुई है? ऑप्शन ए है 1920 से, ऑप्शन बी 1930 से, ऑप्शन सी 1935 से और ऑप्शन डी में है 1938 से और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, भारत में बाल विकास के अध्ययन की जो सबसे पहले जो शुरुआत है वो 1930 से मानी जाती है। कब से? 1930 से सर्वप्रथम कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई थी। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही।